इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शाम के 7:30 बजने वाले हैं। मैं सुरभि शर्मा लेकर आ गई हूं सबसे बड़ा इलेक्शन शो। अब की बार किसकी सरकार, आपको दिखाएंगे हर वो खबर जिसका यूपी और पंजाब विधानसभा चुनाव के इलेक्शन से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन है। बिना देर किए 3 बड़ी खबरों के साथ हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी खबर और पहली खबर है उत्तर प्रदेश से। आज जंतर मंतर पर किसान नेता जुटे, किसानों ने किसान संसद चलाई और बड़ा सवाल यही है कि तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग उठाई गई है, लेकिन किसान नेताओं ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी ब्रेकिंग दे दी है। विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन का क्या होगा असर, पूरी डिटेल अब से थोड़ी ही देर बाद। दूसरी बड़ी खबर यूपी से ही है। यूपी में बीएसपी एसपी ब्राह्मणों को रिझाने में जुट चुकी है और कल अयोध्या में बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन भी होगा। समाजवादी पार्टी जिले जिले में अब परशुराम की मूर्ति लगा रही है। सवाल यही है कि आखिर ब्राह्मणों को रिझाने में क्यों जुट गई है पार्टियां। यूपी में ब्राह्मण वोट का पूरा गणित आपको मैं समझाऊंगी। तीसरी बड़ी खबर पंजाब से। कल पंजाब के नए कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी है और सिद्धू ने कैप्टन को इनविटेशन भी भेज दिया है। सिद्धू कैंप का दावा है कि कैप्टन कल आएंगे, लेकिन सवाल यही है कि क्या बिना सिद्धू की माफी मान गए हैं कैप्टन। पूरी डिटेल अब से थोड़ी देर बाद, लेकिन शुरुआत खबर बात हम से बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार एक साथ समानांतर 2 संसद चली। एक संसद भवन में जहां पेगासस जासूसी कांड पर बवाल हो गया और कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस के सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। दूसरी संसद जंतर मंतर पर चल रही थी, जहां 3 कृषि कानून के विरोध में किसान नेताओं ने किसान संसद बनाई थी। सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बसों में भरकर किसानों का जत्था जंतर मंतर पहुंचा। दिल्ली पुलिस के द्वारा सिर्फ 200 किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत थी। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक ये किसान यहां पर प्रदर्शन करते रहे। हनमुल्ला को स्पीकर और मनजीत सिंह को डेप्यूटी स्पीकर बनाया गया। किसान बिल को लेकर किसान जब तक मानसून सत्र चलेगा तब तक यहां पर चर्चा करेंगे, लेकिन असली हेडलाइन किसान नेता राकेश टिकैत ने दी है। सभी सांसदों को और नेताओं को धमकी दे दी है कि किसान की आवाज नहीं उठाई तो चुनाव क्षेत्र में भुगतना पड़ेगा। क्या कहा राकेश टिकैत ने, पहले सुनिए, फिर इस बाइट का असली मतलब क्या है आपको बताऊंगी। जो मेंबर पार्लियामेंट किसान की आवाज नहीं उठाएगा वो किसी भी पार्टी का होगा, उसका विरोध होगा, उसके क्षेत्र में विरोध होगा। उसका आवाज किसान की उठानी पड़ेगी अगर क्षेत्र में उसको जाना है, वो किसी भी पार्टी का है। मतलब यह है कि किसान नेता की मांग नहीं मानी तो वो पंजाब और यूपी चुनाव में उन सभी का विरोध करेंगे जिन लोगों ने किसानों का मुद्दा नहीं उठाया। उस हिसाब से सारी विपक्षी पार्टियां एक तरफ हैं और बीजेपी दूसरी तरफ, और किसान नेताओं की असली दुश्मनी बीजेपी से है, क्योंकि किसान नेताओं ने उसका पूरा प्लान तैयार कर रखा है। पंजाब के किसान नेता प्रेम सिंह भांगू ने बयान दिया है कि अगर किसान कानून वापस नहीं लिया गया तो बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमारा अगला मिशन उत्तर प्रदेश है। किसान नेता बिल वापसी ना होने तक कहां तक जाने वाले हैं, प्रेम सिंह भांगू की पूरी बात सुनिए। जितना बीजेपी इसको लेट करेगी, सोल्यूशन करेगी, तो बीजेपी को उतना ही नुकसान होगा। हमारा अगला प्रोग्राम इसके बाद यूपी का मिशन है। यूपी में जाएंगे। यूपी बहुत बड़ी स्टेट है, बीजेपी का हार्टलैंड है। अटल बिहारी वाजपेयी ये कहा करते थे कि जो दिल्ली का रास्ता वो लखनऊ से गुजरता है। आप बताएंगे उनको, पहले बताया है पंचायत चुनाव में। यूपी मिशन हमारा है, 5 नंबर से शुरू हो रहा है। अगर बीजेपी या सरकार अभी भी किसानों की मांगे नहीं मानती, बात नहीं करती, कानून रद्द नहीं करती, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम यूपी के अंदर दूसरे प्रांतों में चलेगा, जिसको बीजेपी को देश में से टोटल आइसोलेट कर देंगे और 2024 में इसकी कीमत बीजेपी को उतारनी पड़ेगी। अब सवाल है कि सरकार बिल वापस नहीं लेगी, किसान नेता बिना बिल वापसी के बात नहीं करेंगे, तो इस 8 महीने की पिक्चर का क्लाइमैक्स होगा क्या। किसान नेताओं ने ठान लिया है कि यूपी चुनाव में किसानों की ताकत समझी जाए। राकेश टिकैत भी कह चुके हैं कि किसान बिल वाली बीमारी का इलाज नहीं हुआ तो बीजेपी के लिए टैबलेट मांग ली है और यूपी चुनाव में उसकी फुल डोज भी जरूर देंगे। क्या यूपी इलेक्शन में भी आप जोरों शोरों से अगर कोई समाधान उस दौरान नहीं निकलता है तो ये मुद्दा वहां तक भी पहुंचेगा? अच्छा, और क्या करेंगे भाई, ये तो जाकर उनको जो टैबलेट देनी पड़ेगी जिससे उनको आराम होगा तो देनी पड़ेगी ना दवाई, और ठंडे पानी के साथ में पियानी पड़ेगा, उनको आराम मिलेगा उनसे।
किसान नेता राकेश टिकैत का ये बयान 26 जून का है, मतलब बात यूपी चुनाव से लेकर 2024 तक जाएगी। फिलहाल बात यूपी की कर लेते हैं। क्या इन किसान नेताओं की नाराजगी बीजेपी को वाकई डेंट लगा सकती है? उससे भी हमने समझने की अब कोशिश की है, क्योंकि दरअसल राकेश टिकैत अगर बीजेपी की बुनियाद यूपी में हिलाने की ताल ठोक रहे हैं तो उसके पीछे जाटलान के वोटर्स का बैकअप है। यूपी में जाटों की आबादी 6 से 8% है, जबकि पश्चिमी यूपी में वो 17% से ज्यादा है। कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़, नगीना, फतेहपुर सीकरी और फिरोजाबाद वेस्ट यूपी की ऐसी 17 लोकसभा सीटें हैं जहां पर जाट वोट बैंक चुनावी नतीजों पर सीधा असर डालते हैं। राज्य की 120 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर जाट वोट बैंक असर रखता है। अब जाट वोटर्स की ताकत को राकेश टिकैत समेत सभी किसान नेता महसूस कर चुके हैं। जब गाजीपुर बॉर्डर पर ही राकेश टिकैत के आंसू निकले थे तो जाट वोटर्स तब एकजुट हो गए थे, बिल्कुल एक हो गए थे। यूपी और केंद्र सरकार को लेकर बहुत नाराजगी जाहिर की थी। बीजेपी के लिए यही अब बड़ी चुनौती है। अब जरा उस पूरे सियासी गणित को भी समझ लीजिए जिस पर किसान नेता को बहुत ज्यादा भरोसा है, क्योंकि परंपरागत तौर पर जाटों को चौधरी अजीत सिंह का वोटर माना जाता था। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जाट बीजेपी की तरफ भी मुड़ गए। इसका नतीजा यह हुआ कि जाटों की सियासत करने वाले चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल 0 पर पहुंच गई। लेकिन अब किसान आंदोलन ने माहौल बीजेपी के खिलाफ कर दिया है, जिसमें राकेश टिकैत के आंसुओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि किसान नेता क्या चुनाव लड़ेंगे? अगर नहीं लड़ेंगे तो वो किसको सपोर्ट करेंगे? क्योंकि इस बार यूपी की तीनों बड़ी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। 5 सितंबर से ही किसान नेताओं ने यूपी में डेरा डालने का भी प्लान किया है, जिसके बाद ही उनकी रणनीति का भी खुलासा हो जाएगा। अब 8 महीने बाद क्या स्थिति बनती है, इसे देखना होगा। वैसे ये तो सच है कि यूपी की पूरी सियासत जाति वोट बैंक पर ही टिकी हुई है। और इस वक्त यूपी में ब्राह्मण वोट की बड़ी चर्चा हो रही है। सभी पार्टियां ब्राह्मण कर रही हैं, जिसने सबसे आगे अब मायावती दिख रही हैं। मायावती ने रिझाना शुरू किया तो अखिलेश ने भी ब्राह्मणों पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस ने भी स्ट्रैटेजी जरूर तैयार कर ली है और बीजेपी ने अपने ब्राह्मण को सेट करने का काम पहले से ही शुरू कर दिया है। यूपी में ब्राह्मण वोटर्स के पावर गेम का विस्तृत विश्लेषण जरूर करेंगे, लेकिन पहले यहां बात मायावती की करते हैं, क्योंकि मायावती करने वाली है ब्राह्मण सम्मेलन। 23 जुलाई से अयोध्या में बीएसपी का यह ब्राह्मण सम्मेलन शुरू हो रहा है। सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत हो रही है और बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा 23 जुलाई को ही सुबह अयोध्या भी पहुंच जाएंगे। हनुमानगढ़ी में जाकर हनुमान जी का आशीर्वाद भी लेंगे। राम जन्मभूमि में जाकर रामलला के दर्शन पूजन भी करेंगे और बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में रामलला के दर्शन करने वाले वो पहले नेता होंगे। ताराजी रिजॉर्ट में ब्राह्मण समाज का यह सम्मेलन किया जाएगा। अब मायावती ब्राह्मणों के लिए इतना बड़ा सम्मेलन क्यों कर रही हैं और क्यों ब्राह्मण वोटर्स की ताकत पर उनका भरोसा भी बढ़ गया है? दरअसल मायावती को लगता है कि जैसे उन्होंने ब्राह्मणों को साथ लेकर ही 2007 में जीत हासिल की थी, अब वही फॉर्मूला वो 2022 में भी चलाना चाहती हैं। ये फॉर्मूला भी क्या था, ये भी जान लीजिए। मायावती ने 2007 में नया प्रयोग किया था और 86 सीट पर ब्राह्मण उम्मीदवारों को उतारा था। मायावती ने इसे सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया था। बीएसपी के चुनाव चिन्ह हाथी की पहचान भी दलित से थी और बीएसपी ने नया नारा उस वक्त दिया था, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। 2007 में मायावती की सोशल इंजीनियरिंग की काम भी आई थी। 41 ब्राह्मण बीएसपी के टिकट से जीते और मायावती की बहुमत की सरकार भी बन गई थी। ब्राह्मण वोटर्स को सेट करने का मायावती कोई मौका नहीं चूक रही हैं। अपनी रणनीति को धार देते हुए बीएसपी बिकरू कांड में जेल में बंद खुशी दुबे का मुकदमा लड़ने को अब तैयार है। पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का क्या कहना है? उनका कहना है कि खुशी दुबे का परिवार अगर कहेगा तो सुप्रीम कोर्ट में खुशी दुबे की लड़ाई वो जरूर लड़ेंगे। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि खुशी दुबे आखिर है कौन और ब्राह्मण वोटर को साधने के लिए बीएसपी क्यों खुशी दुबे को कैसे लड़ने को तैयार हो चुकी हैं। खुशी बिकरू कांड की आरोपी और विकास दुबे के करीबी अमर दुबे की पत्नी है। एनकाउंटर से पहले ही खुशी दुबे अमर दुबे से शादी हुई थी और खुशी दुबे भी इसी मामले में जेल में बंद हैं।
हाईकोर्ट ने खुशी की जमानत को खारिज कर दिया था। पिछले साल जुलाई में विकास दुबे ने बिकरू में 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी और कई लोग भी उस वक्त पकड़े गए थे, मारे गए थे, पकड़े गए थे। लोगों में 9 ब्राह्मण थे, जिसके बाद योगी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों ने मुहिम चलाई थी और विकास दुबे के एनकाउंटर और खुशी दुबे को जेल भेजे जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। ब्राह्मणों की नाराजगी को ही दूर करने के लिए बीजेपी में ब्राह्मण नेता जितिन प्रसाद की एंट्री कराई गई और विकास दुबे और खुशी दुबे मामले को लेकर इस वक्त यूपी में ब्राह्मण बेहद संजीदा हैं। इसीलिए बीएसपी ने खुशी दुबे का केस अब लड़ने को लेकर हामी भर दी है। मायावती और बीजेपी नहीं बल्कि ब्राह्मण वोट पाने के लिए अब समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। अखिलेश यादव ने इसके लिए बाकायदा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक मिश्रा को जिम्मेदारी सौंप दी है और यूपी के हर जिले में परशुराम का मंदिर बनवाया जा रहा है। मंदिर में परशुराम के साथ भगवान शिव की मूर्ति भी लगाई जाएगी। अभी बलरामपुर, बलिया, मेरठ, जालौन, उरई में मंदिर तैयार हो रहे हैं और वाराणसी और औरैया में भी तैयारी की जा रही है। लखनऊ में भी भगवान परशुराम का मंदिर बनेगा, जिसमें 108 फीट ऊंची ब्रॉन्ज की मूर्ति भी लगाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मण अपमानित महसूस कर रहा है, तिरस्कृत महसूस कर रहा है, वो अपने आप को साइडलाइन महसूस कर रहा है। ये सरकार ब्राह्मणों के लिए नहीं काम कर रही और कई जगह ऐसे परसेप्शंस बने कि उनके खिलाफ काम कर रही है। उदाहरण के लिए खुशी दुबे फॉर एग्जांपल। अब खुशी दुबे 3 दिन की ब्याही हुई बिटिया जिसके लिए एसएसपी कानपुर का ऑफिशियल रिकॉर्ड था कि गलत मुकदमा हो गया, हम विड्रॉ कर रहे हैं, हम उसको छोड़ देंगे, वो रिलीज हो जाएगी। उसके बाद एसएसपी का तो ट्रांसफर हो गया, एसएसपी हट गए वहां से, लेकिन वो बच्ची आज भी जेल में। क्या गलती थी? अच्छा, किसी का पति अगर कुछ कर रहा है, बेटा कुछ कर रहा है, पत्नी कुछ कर रही है, भाई कुछ कर रहा है, उसमें मेरी और आपकी क्या गलती है? या कोई भी दूसरा हो, तो उस बच्ची को क्यों जेल में? अब सवाल है कि यूपी ब्राह्मण वोटर्स का क्या इतना असर है? इसे पिछले चुनावों की टाइमलाइन के जरिए जरा समझिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब 12% ब्राह्मण मतदाता है। 2007 विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों का रुझान बीएसपी की तरफ था। दलित, मुस्लिम, ओबीसी के साथ 17% ब्राह्मण बीएसपी के साथ जुड़ गए थे और 403 में से 206 सीटें ही मिली थी। वहीं 2012 के विधानसभा चुनावों में ब्राह्मणों का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिला तो अखिलेश यादव सीएम बन गए थे। अब समाजवादी पार्टी 220, बीएसपी 79 और बीजेपी को 47 सीट मिली थी। 2017 विधानसभा चुनाव में नया पैटर्न भी चला था। करीब 80% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया था। 2012 में जो बीजेपी 38 सीट पर थी, 2017 में सीधा 324 पर पहुंच गई थी। मैंने आपको यूपी की पॉलिटिक्स बताई है, लेकिन पंजाब में क्या चल रहा है? क्या कैप्टन को अब सिद्धू की माफी नहीं चाहिए? बताऊंगी मैं 4 मिनट के ब्रेक के बाद। इलेक्शन शो में अब बात पंजाब की करते हैं। कल नवजोत सिंह सिद्धू की पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी होनी और कैप्टन को ताजपोशी समारोह में बुलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सिद्धू की तरफ से दूसरा लेटर भी अब तैयार किया गया है, जिसमें कैप्टन को नई टीम को आशीर्वाद देने का आग्रह किया गया है। इस लेटर पर 56 कांग्रेस विधायकों के साइन भी हैं और इस समारोह के जरिए ही विवाद को खत्म करने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सिद्धू के बिना माफी मांगे ही कैप्टन ताजपोशी में पहुंच जाएंगे? हालांकि सिद्धू का इन्विटेशन लेटर लेकर पहुंचे पंजाब कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट कुलजीत नागरा और संगत सिंह गिलजिया का यह दावा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आने का भरोसा दिया है। अब यह दावा कितना सही है ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आप कैप्टन के ओएसडी रवीन ठुकराल का एक ट्वीट भी आपको दिखा देते हैं, जिसमें सीएम अमरिंदर सिंह ने सभी विधायकों, सांसदों और सीनियर नेताओं को कल सुबह 10 बजे पंजाब भवन में चाय पर बुलाया है और उसके बाद वहां ये सभी विधायक नई टीम को ताजपोशी के लिए कांग्रेस भवन भी जाएंगे। इलेक्शन शो में ढेर सारी खबरें अभी और भी हैं। 5 मिनट के ब्रेक के बाद लौटती हूं। आगे देखिए चुनाव चालीसा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।